from home. Students, in the last video we have discussed about the shape and orientation of atomic orbitals. Now we will discuss about the energies of orbitals. Energies of orbital. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने बोहर मॉडल में भी पढ़ा था और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में भी, किसी भी जो शेल की एनर्जी होती है वो उस नंबर ऑफ शेल बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है वो, और जो डायरेक्टली पोर्शन होती है वो एन स्क्वायर की होती है। यानी फॉर हाइड्रोजन एटम अगर हम देखें, किसी भी शेल की जो एनर्जी होगी वो एन स्क्वायर के डायरेक्टली पोर्शन होती है। और लेकिन क्या होता है हाइड्रोजन एटम में, तो क्या होता है क्योंकि केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन तो नहीं होता, तो वहाँ पे तो केवल एक ही तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। किस किस के बीच में? न्यूक्लियस के बीच में और जो एक अकेला इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का उसके बीच में। तो क्योंकि कोई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होता है उसमें, तो उसके अंदर जो हर एक शेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं, हर एक शेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। यानी अगर हम बात करते हैं सेकंड शेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उन सब की एनर्जी क्या होती है? सिमिलर होती है। ऐसे थर्ड शेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी सिमिलर होगी, लेकिन जैसे हम फर्स्ट से सेकंड पे जाएंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन सेकंड शेल के जो एस और पी है, यानी 1s की एनर्जी तो सबसे कम होगी, फिर 2 में क्या होगा? 2s और 2p की इक्वल होगी, फिर 3 की क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो लेकिन उसमें क्या होगी? 3s 3p और 3d की क्या होगी? इक्वल होगी। ऐसे फिर 4s 4p 4d की क्या होगी? इक्वल होगी। यानी जैसे केवल n की वैल्यू पे क्या होगा? एनर्जी डिपेंड करेगी। यानी केवल हाइड्रोजन एटम के लिए हम क्या कह सकते हैं कि जो n की वैल्यू है, जो एनर्जी की वैल्यू है फॉर हाइड्रोजन एटम, एनर्जी की वैल्यू जो होती है केवल और केवल नंबर ऑफ शेल पे डिपेंड करती है। क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है? नंबर ऑफ शेल बढ़ाने के साथ साथ एनर्जी बढ़ जाती है। और एक शेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उन सब की एनर्जी सिमिलर होती है, क्योंकि कोई हाइड्रोजन एटम के अंदर कोई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होता है। तो as there is no inter-electronic repulsion in hydrogen or hydrogen-like atoms, the energy of each subshell, hydrogen-like atoms, orbitals of each, as there is no inter-electronic repulsion in hydrogen or hydrogen-like atom, the each subshell in a shell, यानी हर एक शेल की जितनी भी सबशेल होती हैं have similar energy and are called degenerated subshell। यानी हर एक शेल के अंदर जितनी भी सब शेल होती हैं उन सब की एनर्जी क्या होगी? सिमिलर होगी, और उनको हम क्या बोलेंगे? डीजनरेटेड सब शेल। लेकिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं, यानी जिनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें क्या होते हैं? देयर इज म्यूचुअल रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सब शेल और ऑर्बिटल, सो देयर एनर्जी सीक्वेंस गेट अल्टर। तो उनमें क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यानी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से भी इंटरेक्शन दिखाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी रिपल्शन दिखाएगा। तो उस रिपल्शन की वजह से क्या होता है? जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है। तो अब किस एनर्जी ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी होगी या उनकी एनर्जी का सीक्वेंस क्या होगा, इनको हम पढ़ेंगे। जैसे फॉर द सेम शेल, यानी अगर एक ही शेल की बात हो रही है, तो जैसे जैसे हम नंबर एल की वैल्यू बढ़ाएंगे, NS NP ND NF, यानी F सब शेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, फिर D सब की उससे कम होगी, फिर P की उससे कम होगी, फिर S की उससे भी कम होगी। इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि जो F सब शेल होती है उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उनमें क्या होगा? सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा बीच में, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। D में, यानी F में कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ज़्यादा रिपल्शन होगा, ज़्यादा एनर्जी होगी। D में 10 होते हैं, यानी कम इलेक्ट्रॉन है। P में और भी कम इलेक्ट्रॉन है, S में सबसे कम इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगी? सब शेल की एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी। और अगर एक ही सब शेल की बात करते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? एनर्जी बढ़ेगी। या पहले भी पढ़ चुके हैं 1s 2s 3s 4s, जिससे यानी एक ही अगर सब शेल की बात कर रहे हैं, एस सब शेल में 4s की ज़्यादा होगी, फिर उससे कम 3s, उससे कम 2s, उससे कम 1s। ऐसे ही p में 2p, फिर 3p, फिर 4p, फिर ऐसे ही 3d किससे ज़्यादा? 4d की, 4d से ज़्यादा 5d, 5d से ज़्यादा 6d की होगी। यानी अगर सेम शेल या सेम सब शेल के लिए अगर हमें देखना है तो सिंपल हमारे पास क्या है? n की वैल्यू बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगी, और l की वैल्यू बढ़ाएंगे केवल, यानी अगर हम केवल और केवल n की वैल्यू बढ़ाते हैं तो भी एनर्जी बढ़ेगी, और अगर केवल l की वैल्यू बढ़ाते हैं तो भी एनर्जी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर हम n और l दोनों की वैल्यू को चेंज करते हैं, यानी अगर हम क्या करते हैं n और l दोनों की वैल्यू को चेंज करते हैं
तब हम एनर्जी का सीक्वेंस किससे निकालेंगे, n+l रूल से फाइंड करेंगे। किससे फाइंड करेंगे, n+l रूल से। ये रूल क्या कहता है, अगर किसी ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। हायर द वैल्यू ऑफ n+l रूल, सॉरी n+l वैल्यू ऑफ एनी सबशेल या ऑर्बिटल, हायर विल बी इट्स एनर्जी। लेकिन इन केस अगर दो ऑर्बिटल्स की, इन केस इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सिमिलर n+l वैल्यू then the orbital with higher value of n will have higher energy। यानी अगर तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, n+l की वैल्यू देखेंगे, जिसके लिए n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। लेकिन इन केस अगर दो ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू सिमिलर है तो हम केवल किसको देखेंगे, n की वैल्यू को देखेंगे। तो n की वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा होगी उसके लिए फिर क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल जैसे 1s और 2s हम लेते हैं, 1s के लिए n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, तो n+l कितना हो जाएगा 1। 2s के लिए n की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, तो n+l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि इसके लिए n+l की वैल्यू ज़्यादा है तो 2s की एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 1s। सेकेंड एग्जाम्पल 4s और 3d की हम लेते हैं। 4s n की वैल्यू कितनी होगी 4, l की वैल्यू कितनी होगी 0, n+l कितना होगा 4 + 0 4। ऐसे ही 3d के लिए देखते हैं, n की वैल्यू कितनी होगी